तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जेजू नाम के एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर कुछ एंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। यहाँ पर हम कुछ फाइटर लोगों को भी देखते हैं जो इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। ये सभी हंटर्स मॉन्स्टर को मार रहे थे, लेकिन तभी मॉन्स्टर की संख्या और बढ़ जाती है और ये एंट मॉन्स्टर इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर कुछ ऊंची रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। हंटर्स के साथ हीलर्स भी होते हैं जो कि अपने साथियों को हील करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर इन मॉन्स्टर की लीडर आ जाती है और इन सभी लोगों पर हमला करने लगती है। मगर ये ऊंची रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये लोग बड़ी ही आसानी से इन मॉन्स्टर के लीडर को हरा देते हैं। लेकिन अब तभी उसी लीडर जैसी और एंट मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगते हैं। अब यह देखकर यह हंटर्स अपनी पूरी ताकत से इन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। यहाँ पर हम इन हंटर्स के कमांडर चोई को भी देखते हैं। चोई अपने एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टर को जला देते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले अचानक से धरती पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलने लगे जिसके अंदर से काफी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर बाहर आने लगे और इन मॉन्स्टर्स पर किसी भी आम हथियार का कोई असर नहीं होता था और आम लोग इन मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाते थे। और इसी वजह से कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके इन मॉन्स्टर से फाइट करने लायक बना लिया, तो उन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा और उनके अंदर पावर्स भी जागने लगी। हालांकि एक बार एक इंसान की पावर जागने के बाद उसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता और इसी वजह से हंटर्स की पावर के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी जाती है, जिसमें सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के होते हैं और इसके बाद ABCD और सबसे कमजोर E रैंक के हंटर्स होते हैं। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां पर हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं जो कि किसी तरह के एक राइड पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त भी उसी राइड पर जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम एक जिनवू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि E रैंक का हंटर होता है और उसे सभी लोग कमजोर हंटर बुलाते हैं। जिनवू यहाँ पर इन लोगों के साथ राइड पर जाने के लिए आया था। यहाँ पर जिनवू को देखकर किम अपने दोस्त को बताता है कि जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और यह अपने E रैंक के हिसाब से भी लड़ नहीं पाता और मामूली हंटर से भी हार जाता है। यहाँ जिनवू इन लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुन लेता है, जो सुनकर जिनवू को काफी बुरा लगता है। अब तभी जूही नाम की एक लड़की जो हीलर होती है वो जिनवू की चोट देखती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू की दोस्त होती है और वो जिनवू को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद जिनवू और जूही दोनों राइड के लीडर सोंग के साथ एक पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और यह पोर्टल वही होता है जिसके पीछे मॉन्स्टर रहते हैं और यहाँ सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ जिनवू अपने पास मौजूद एक चाकू निकालता है और फिर इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हंटर एसोसिएशन कंपनी के चेयरमैन गो को देखते हैं। वो बताते हैं कि हम हंटर्स जिस भी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उससे हमें एक एसेस स्टोन और माना क्रिस्टल मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। वहीं दूसरी तरफ डंजिन में जिनवू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक स्टोन मिल जाता है, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। मगर तभी जिनवू का साथी उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ जूही अपने पावर से जिनवू को हील करने लगती है। वहीं दूसरे हंटर्स काफी बहादुरी से डंजिन में मौजूद दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन को बताते हैं कि कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ ऊंची रैंक के मॉन्स्टर को मारने से ही मिलते हैं और उन स्टोन को माना क्रिस्टल कहा जाता है। उन स्टोन की मदद से मॉन्स्टर से लड़ने वाले वेपन्स और काफी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है। यहाँ चेयरमैन को बताते हैं कि गवर्नमेंट इन स्टोन्स को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इन स्टोन्स की मदद से एनर्जी क्रिएट करना चाहती है और गवर्नमेंट बिजली बनाना चाहती है। यहाँ चेयरमैन गो की इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि हंटर इसी वजह से मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें मारने से हंटर को स्टोन मिलते हैं और हंटर को स्टोन के बदले पैसे मिलते हैं। इस तरफ डंजिन में यह सभी लोग मिलकर एक डंजिन के बॉस को मार देते हैं। यहाँ जूही भी जिनवू को ठीक कर देती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू से कहती है कि तुम्हें यह हंटर वाला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काम करते हुए हमेशा तुम्हें चोट लग जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सारी बातें सुनकर जिनवू को काफी दुख होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग मॉन्स्टर को मारकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक और सुरंग दिखाई देती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ एक और डबल डंजिन है और यह देखकर इन्हें ऐसा लगने लगता है कि
इस सुरंग के अंदर इन्हें माना क्रिस्टल मिल सकते हैं और यह सोचकर सब हंटर्स इस सुरंग के अंदर चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लीडर सॉन्ग इन सबको ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें हंटर एसोसिएशन का ऑर्डर का वेट करना चाहिए। मगर अब कुछ हंटर्स अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद सॉन्ग सभी हंटर्स के बीच वोट करवाते हैं ताकि वो जान सके कि कौन कौन अंदर जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता है। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मर्जी बताते हैं, जिससे आधे लोग अंदर जाना चाहते हैं और आधे लोग नहीं जाना चाहते और आधे लोग जाने से मना करते हैं और आखिर में सिर्फ जिन्हू का ही वोट बचता है। यहाँ जिन्हू जानता था कि यह डंजन डी रैंक के डंजन है और इसके अंदर जाने से वह मर भी सकता है, लेकिन जिन्हू अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के बारे में सोचता है और अंदर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो और पैसे कमा सके। इसके बाद हम जिन्हू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आज ही डी रैंक का हंटर बना है। यहाँ जिन्हू एक कंपनी में आता है। यहाँ काफी सारे लोग दूसरे हंटर्स को अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और इन सभी लोगों को चॉय ही ऑर्डर दे रहा था। यहाँ पर चॉय अपने सारे वर्कर को बोलता है कि तुम लोग किसी भी तरह के हंटर्स की टीम में शामिल कर लो और किसी भी हंटर का कंपैरिजन चाहे इनसे मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक लेडी का बैग छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर चाहीन और इन चोरों को बड़ी आसानी से गिरा देती है और उस लेडी का बैग उससे छीन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि चाहीन एस रैंक की हंटर होती है और वो काफी फेमस और पावरफुल होती है। इस तरफ जिन्हू और उसकी टीम के बाकी सभी लोग अब उस सुरंग के काफी दूर तक आ जाते हैं। यहाँ सॉन्ग सभी को बताता है कि हमें इस डंजन के बॉस को मारे हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और अब हमारे पास 20 मिनट का टाइम बचा है क्योंकि बॉस के मरने के बाद 1 घंटे बाद पोर्टल बंद हो जाएगा जिससे हम लोग अंदर आए थे। यहाँ पर जूही भी जिन्हू पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ इन सभी लोगों को एक बड़ा सा डोर दिखाई देता है। यहाँ ये सभी हंटर लालच में आकर उस डोर को खोल देते हैं और एक बड़े से तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है जो देखकर इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि स्टैचू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक प्राचीन भाषा में कुछ रूल्स लिखे होते हैं। यहाँ सॉन्ग इन रूल्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कि यहाँ का पहला नियम यह है कि देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम यह है कि देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम यह है कि देवता के लिए अपनी शक्ति को साबित करो। यहाँ इन लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि ये रूल्स आखिर किस देवता के लिए बनाया गया है। अब जूही को ऐसा लगता है कि उसके पीछे रखी हुई मूर्ति की आंखें हिल रही है। जूही यह बात जिन्हू को बताती है। यहाँ ये सभी लोग ये देख ही रहे होते हैं कि तभी तहखाने का डोर बंद हो जाता है जो देखकर अब एक हंटर उस डोर को खोलने लगता है, लेकिन तभी डोर के पास खड़ी मूर्ति अचानक से जिंदा हो जाती है और उस हंटर पर हमला करके उसे मार देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जिन्हू सोचता है वो जो हंटर अभी मरा है वो डी रैंक का हंटर था और जिन्हू तो ई रैंक का हंटर है जिसका जिंदा बच पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वहीं जिन्हू अब उस गॉड की मूर्ति को देखता है जिसकी आंखें मूव करती है, जो देखकर जिन्हू समझ जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। फिर जिन्हू सोचता है जब से मैं हंटर बना हूँ तब से मैं हमेशा अपने मिशन के दौरान फंस जाता हूँ और अब तक कई बार खतरों में फंस चुका हूँ और अब मुझे यह चीज आदत हो चुकी है। जिन्हू बताता है कि उसके पास पैसों की भी बहुत कमी है और इसी वजह से उसके पास कोई अच्छा हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी रैंक के डेंजर से लड़ता है ताकि वो पैसे कमा सके। यही प्रेजेंट टाइम में वो गॉड की मूर्ति इन सभी लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही जिन्हू सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और जिन्हू की वजह से उन सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर अब यह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्हू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। इन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। यहाँ सॉन्ग जो इन सब का लीडर था वो सभी लोगों से हिलने के लिए मना करता है और एक ही जगह पर रहने के लिए बोलता है। तभी जिन्हू सॉन्ग का एक हाथ देखता है जो कि बड़ी वाली मूर्ति के हमले में कट चुका था। यहाँ जिन्हू ये देखकर सॉन्ग के हाथ पर पट्टी करता है। यही जूही जो कि एक हीलर थी वो यह सब देखकर काफी डर जाती है। यहाँ सॉन्ग जिन्हू को उस बोर्ड पर लगे हुए नियमों के बारे में बताते हैं और कहता है कि हमें इन रूल्स को शायद फॉलो करना होगा वरना हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। यह बात सुनकर जिन्हू समझ जाता है कि यह बड़ी मूर्ति ही यहाँ का देवता है। यहाँ इन सब से एक हंटर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि वह अपनी पावर से यहाँ खड़ी
मूर्तियों को हरा देगा और यहाँ से निकल जाएगा। इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉड की एक मूर्ति अपनी आंखों से फायर करती है, जैसे उस हंटर के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर जिन्वू और सॉन्ग समझ जाते हैं कि ये मूर्ति चाहे तो एक बार में ही सभी को मार सकती है, लेकिन आखिर इस मूर्ति ने हमें अब तक क्यों नहीं मारा। यहाँ जिन्वू समझ जाता है कि जो लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे यह मूर्ति उन्हीं पर हमला करेगी। अब जिन्वू दोबारा से इस तय खाने के नियमों के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि यहाँ का पहला नियम है गॉड का सम्मान करो। और यह जानकर जिन्वू उसी गॉड की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाने के लिए कहता है और ये सभी लोग सर झुकाकर उस मूर्ति की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तभी यह मूर्ति हंसती है और अब वो मूर्ति उन्हें कुछ नहीं करती। यह देखकर ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं, मगर तभी वो मूर्ति फिर से जिंदा होती है और अब वो मूर्ति इनकी तरफ आने लगती है। यह देखकर जिन्वू समझ जाता है कि अब इन्हें दूसरे नियम को फॉलो करना होगा और दूसरा नियम यह था कि गॉड की तारीफ करो। यहाँ जिन्वू और बाकी सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गॉड की तारीफ कैसे करेंगे। यहाँ अब एक हंटर मूर्ति के आगे बैठकर उसकी तारीफ करने लगता है, मगर उससे उस मूर्ति पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस हंटर को कुचल देती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ जिन्वू जूही को लेकर भागता है। अब बाकी मूर्तियां भी इन लोगों पर हमला करने लगती है और इन्हें मारने लगती है। जिन्वू ध्यान से सारी मूर्तियों को देखता है और तभी उसे यहाँ पर कुछ मूर्तियां दिखाई देती है जिसके हाथों में कुछ इंस्ट्रूमेंट थे। यह देखकर अब जिन्वू सभी लोगों को जल्दी से जल्दी उन मूर्तियों के सामने जाने के लिए बोलता है जिनके हाथ में म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट थे। और यह सुनकर अब सभी लोग जल्दी से जल्दी उन मूर्तियों के पास आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग उन मूर्तियों के पास आते हैं वो मूर्तियां म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है, जिससे वह बड़ी मूर्ति इन लोगों पर हमला करना बंद कर देती है। यहाँ जिन्वू और जूही भी एक मूर्ति के पास आ जाते हैं, लेकिन वो मूर्ति म्यूजिक नहीं बजाती। जिन्वू समझ जाता है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, इसीलिए वो म्यूजिक नहीं बजा रही। इसीलिए जिन्वू जूही को छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ी मूर्ति जिन्वू के ऊपर हमला करती है और उसे कुचलने की कोशिश करने लगती है, मगर जिन्वू हार नहीं मानता और वो उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट थे। इसके बाद वह बड़ी मूर्ति अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है। तभी जूही जिन्वू के पास आती है और वो देखती है कि जिन्वू का एक पैर कट चुका है। यहाँ जूही जिन्वू के पैर को अपने पावर से वापस जोड़ने की कोशिश करती, लेकिन जूही ऐसा कर नहीं पाती। फिर सभी लोग मिलकर इस जगह पर आने का ब्लेम अपने लीडर मास्टर सॉन्ग के ऊपर डालने लगते हैं और उन्हें बोलते हैं कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। यहाँ ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ एक बलि स्थान आ जाता है, जो देखकर जिन्वू सभी लोगों को बताता है कि अब पुराने जमाने में इस बलि स्थान का इस्तेमाल गॉड के ऊपर अपना विश्वास दिखाने के लिए किसी चीज कुर्बानी दिया जाता था और शायद अब हमें तीसरे नियम के हिसाब से किसी चीज की बलि देनी होगी, इससे ये हमारी भक्ति साबित हो जाएगी। यह बात सुनकर एक आदमी मिस्टर सॉन्ग के ऊपर तलवार रख देता है और उनकी बलि देने के लिए बोलने लगता है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग भी सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है और कहते हैं कि यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बलि स्थान के पास आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक आग जलने लगती है और मिस्टर सॉन्ग को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर जिन्वू भी 2 लोगों के साथ इस बलि स्थान पर आ जाता है और यहाँ आते ही और जगहों पर आग जलने लगती है। यहाँ अब जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि क्या अगर हम आज यहाँ पर हार गए तो क्या हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई आएगा। इस पर मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को बताता है कि पोर्टल को पूरी तरह से खुलने में 7 दिनों का समय लगता है और 7 दिनों बाद पोर्टल के अंदर मौजूद मॉन्स्टर धरती पर आने लगते हैं और इसी वजह से अगर पोर्टल 7 दिनों के अंदर बंद ना हो तो तभी कोई पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर को चेक करने आएगा और तभी वो लोग हमारी मदद कर पाएंगे। यह बात सुनने के बाद जिन्वू समझ जाता है कि अगर यह सभी लोग यहाँ पर हार भी गए तो पोर्टल पूरी तरह से खुल जाएगा और फिर यह सारी मूर्तियां धरती पर जाकर वही तबाही मचा सकती है। अब इसके बाद हम जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास आती है। यहाँ पर हम जिन्वू की माँ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार होती है और उन्हें होश नहीं होता। इस तरफ जिन्हू अब बाकी सभी लोगों को उसी बलि स्थान पर बुलाता है और अब सभी लोग एक एक जगह पर आते हैं। तभी यहाँ पर कुछ ब्लू कलर की आग जलने लगती है और फिर यहाँ से बाहर जाने का डोर भी खुद ही खुल जाता है, मगर इसके बाद काफी सारी मूर्तियां इनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिन्हू सबसे कहता है कि अगर हम लोग इन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो ये मूर्तियां मूव नहीं करेगी और अपनी जगह से नहीं हिलेगी। यह बात सुनकर सभी लोग ऐसे ही करते हैं, मगर तभी एक लड़की डर जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है और डोर के पास खड़े गार्ड भी उसे नहीं मारते। जिन्हू देखता है कि समय के साथ साथ वो ब्लू कलर की आग कम हो रही है और यह देखकर जिन्हू समझ जाता है कि इस गॉड ने बाहर जाने का रास्ता सिर्फ इसलिए खोला है ताकि यह हम लोगों को लालच देकर यह पता कर सके कि हम गॉड के सच्चे भक्त बनकर यही रुकेंगे या फिर
फिर यहीं से भाग जाएंगे। जिन्हों यह सोच ही रहा था कि तभी एक और लड़का भी भाग जाता है। यहाँ जिन्हों बचे हुए लोगों को भागने से मना करता है और कहता है कि हमें बस दूसरी आंख बंद होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद शायद हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यहाँ मिस्टर किम, जो कि जिन्हों को बेकार समझते थे, वो जिन्हों की होशियारी देखकर जिन्हों की तारीफ करता है और फिर वो भी यहाँ से अपनी फैमिली का बहाना देकर यहाँ से भागने लगता है। और अब बस यहाँ जूही, सॉन्ग और जिन्हों ही बचते हैं। यहाँ मिस्टर सॉन्ग जूही और जिन्हों से भी भाग जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम में से कोई एक भी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो दरवाजा खुला रहेगा। साथ ही मिस्टर सॉन्ग जूही से जिन्हों का ध्यान रखने के लिए बोलता है और जिन्हों को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं, मगर तभी जूही के पैरों में कुछ हो जाता है और वो यहीं पर गिर जाती है और चल भी नहीं पाती। यह देखकर मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि जिन्हों को ठीक करने की वजह से जूही की पावर्स कम हो गई है। यहाँ अब जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि जूही को इस हालत में बाहर नहीं ले जा पाऊंगा, तो आपको ही उसे बाहर लेकर जाना होगा। लेकिन यह बात सुनकर जूही जिन्हों को छोड़कर बाहर जाने से मना करने लगती है, मगर तभी जिन्हों जूही को अपने पास मौजूद एक स्टोन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए वादा किया था, तो तुम इससे डिनर कर लेना। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं वापस आकर बचे हुए पैसे ले लूंगा। और तभी मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देता है और उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर इसके बाद ये सारी मूर्तियां जिन्हों पर हमला करने लगती है और अब जिन्हों का एक हाथ भी कट चुका है। यहाँ जिन्हों अब मरने लगता है और उसे अपनी फैमिली याद आने लगती है। यहाँ एक मूर्ति जिन्हों को तलवार से मारने वाली थी और जिन्हों अपने मन में सोचता है कि काश उसे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता। लेकिन तभी जिन्हों के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अब प्लेयर बनने के काबिल हो गए हो, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और जिन्हों एक्सेप्ट कर लेता है और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग की एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल में, जहाँ जिन्हों बेड पर लेटा हुआ अचानक होश में आता है। खुद को जिंदा देखकर वो हैरान रह जाता है। वो अपने हाथ पैर को देखता है, सब कुछ एकदम ठीक था। उसे लगता है शायद उसने एक बुरा सपना देखा था। लेकिन तभी हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर्स जिनचुल और कांगे उसके कमरे में आते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश था। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि डबल डंजन के उस भयानक घटना में टीम लीडर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है और अब शायद वो हंटर की नौकरी भी छोड़ देंगे। उसकी दोस्त जूही भी उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई। यह सुनकर जिन्बू समझ जाता है कि जो उसने देखा वो सपना नहीं हकीकत था। जिनचुल उससे पूछता है कि क्या हाल ही में तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारी पावर्स दोबारा जागी हो। जिन्बू को लगता है कि शायद ये उसका सेकंड अवेकनिंग हो सकती है। वो अंदर से खुश हो जाता है। लेकिन जब कांगे उसकी पावर लेवल चेक करता है तो रिपोर्ट साफ कहती है कि वो अभी भी ई रैंक का हंटर है, उसकी सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई थी। यह सुनकर दोनों एजेंट वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी जिन्हू को अचानक कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है जो बाकी किसी को दिख नहीं रही थी। उसमें लिखा होता है आप प्लेयर बनने के योग्य हैं, क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं। और नीचे एक चेतावनी होती है, अगर आपने मना किया तो आपकी हार्ट बीट 1 सेकंड से भी कम समय में रुक जाएगी। जिन्हू इस नोटिफिकेशन को देख ही रहा था कि तभी उसके कमरे में उसकी छोटी बहन जिन्हा आ जाती है। वो बहुत परेशान थी और रोते हुए चिल्ला पड़ती है, अगर दोबारा तुम्हें चोट लगी तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी और तुम्हें कभी भी हंटर बनने नहीं दूंगी। जिन्हू उसे समझाने की कोशिश करता है और अपने सामने दिख रही स्क्रीन की ओर इशारा करता है। जिन्हा को कुछ भी नहीं दिखता। जिन्हू बात घुमा देता है और जिन्हा चली जाती है। इसके बाद जिन्हू ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ता है। उसे समझ आता है कि ये एक सिस्टम है जैसे किसी गेम में होता है जो एक प्लेयर को ग्रोथ के रास्ते पर डालता है, लेकिन अगर वो इस सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। उसी वक्त उसे मिलता है उसका पहला डेली मिशन जिसमें पुशअप, सेटअप्स, स्केट्स और रनिंग शामिल थी। साथ में टाइमर भी चल रहा था, पर जिन्हू को कुछ समझ नहीं आता और वो टास्क पूरा नहीं करता। तभी वो अचानक अपने आप को एक अजीब डरावनी जगह पर पाता है। एक भयानक विशाल मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और हमला करने की कोशिश करता है। नोटिफिकेशन आता है, आपने डेली टास्क पूरा नहीं किया, सजा के तौर पर आपको इस मॉन्स्टर से 3 घंटे तक सर्वाइव करना होगा। जिन्हू जान बचाकर भागने लगता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसके गायब हो जाने से घबरा जाते हैं, वह उसे ढूंढने लगते हैं। उधर जिन्हू लगातार उस मॉन्स्टर से बचता रहता है और जैसे ही 3 घंटे पूरे होते हैं वो वापस हॉस्पिटल में लौटता है। अब वो पूरी तरह समझ चुका था ये सिस्टम असली है और हर बार अगर वो फेल होगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरी ओर जूही अब भी डबल डंजन के घटना से उभर नहीं पाई थी। तभी उसे एक नया डंजन, एक डी रैंक पोर्टल के बारे में जानकारी मिलती है जो रोड के बीचों बीच अचानक खुल गया था। अब उसे ये भी पता चलता है कि जिन्हू अब होश में है और ठीक हो रहा है। जूही ये सुनकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन हॉस्पिटल जाती है। लेकिन उससे पहले ही जिन्हू अपने डेली मिशन की एक्सरसाइज में लगा हुआ था। अब जिन्हू को धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। हर टास्क पूरा करने पर उसे
रिवॉर्ड और पॉइंट्स मिल रहे थे, जिससे वो अपनी एबिलिटी जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ और पावर को अपग्रेड कर सकता था। वो एक दिन आखिरी टास्क भी पूरा करता है और तब उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक चाबी होती है, एक रहस्यमय डंजन की चाबी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ये डंजन आखिर कहाँ है। इसके बाद जिन्वो अपनी माँ से मिलने जाता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि 4 साल पहले उसकी माँ अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने बताया वो इंटरनल स्लीप में जा चुकी है और ये एक अजीब बीमारी थी जो पोर्टल के खुलने के बाद कई लोगों में दिखी थी। तब से जिन्वो अपनी माँ के हॉस्पिटल का खर्च और बहन की पढ़ाई का जिम्मा खुद उठाने लगा था। उसी संघर्ष में एक दिन उसकी पावर्स जाग गई और वो हंटर बन गया, पर दुर्भाग्य से वो सिर्फ ई रैंक हंटर था, इतना कमजोर कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब कहानी लौटती है प्रेजेंट में, जहाँ जिन्वो उस रहस्यमय चाबी का इस्तेमाल करता है और उसके सामने एक दरवाजा आ जाता है। वो उसे खोलता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी वहाँ से एक लेडी आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे जिन्वो को यह समझ आता है कि ये कोई अलग डायमेंशन है और यहाँ की घटनाओं का असर असली दुनिया में नहीं होगा। जिन्वो थोड़ा घबराता है क्योंकि वो जानता था कि वो अभी भी ई रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। और तभी उसके सामने आते हैं 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर जो उस पर हमला करते हैं। लेकिन अब जिन्वो की ताकत पहले से ज्यादा थी और वो उन्हें हरा देता है। मगर तभी एक और वुल्फ मॉन्स्टर सामने आता है जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसे देखकर जिन्वो डर जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और इसी थ्रिलिंग मोमेंट के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जहां वो वुल्फ जैसा खतरनाक मॉन्स्टर जिन्वो पर हमला करता है, लेकिन इस बार जिन्वो बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। उसे महसूस होता है कि सिस्टम की वजह से उसकी ताकत के साथ साथ उसकी स्पीड भी काफी बढ़ चुकी है। अब जिन्वो अपने अंदर का डर निकालता है और पूरी हिम्मत के साथ उस मॉन्स्टर से भिड़ने लगता है, लेकिन वो वुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर था और जिन्वो के पास ढंग का कोई हथियार भी नहीं था। तभी उसे याद आता है कि सिस्टम के अंदर एक स्टोर भी है। जिन्वो स्टोर ओपन करता है और वहां से एक तलवार खरीद लेता है। जैसे ही वह तलवार निकलती है और वो एक ही वार में उस वुल्फ मॉन्स्टर का सर काट देता है। इसके बाद 2 और मॉन्स्टर उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन अब जिन्वो उन्हें भी बड़ी आसानी से हरा देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर हारते हैं वो डर कर भाग जाते हैं। अब जिन्वो अपनी स्क्रीन पर लेवल देखता है और पाता है कि उसका लेवल भी बढ़ चुका है। इसके साथ ही उसकी सभी एबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना पहले से काफी बेहतर हो चुकी होती है। जिन्वो अब समझ जाता है कि मॉन्स्टर को हराकर वो और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। उसे यह भी लगता है कि शायद मॉन्स्टर को हराने से उसे माना स्टोन मिलेगा, लेकिन सिस्टम उसे उसके बदले एक मॉन्स्टर का दांत दे देता है। जिन्वो उस आइटम को सिस्टम में बेच देता है और बदले में उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। यह देखकर उसे अब साफ समझ आ जाता है कि सब कुछ एक गेम जैसा है और उसे भी एक प्लेयर की तरह इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी और भी कई मॉन्स्टर उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन जिन्वो अब डरता नहीं है। वो कहता है कि उस डंजो में जो मैंने देखा था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिन्वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हरा देता है और उसका लेवल लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी तलवार धीरे धीरे टूटने लगती है। उसे अपनी इन्वेंट्री में से टेलीपोर्ट स्टोन मिलता है जिससे वो बाहर भी जा सकता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो बाहर गया तो इतनी जल्दी ताकत बढ़ाने का ऐसा मौका शायद फिर ना मिले। इसीलिए वो बाहर जाने का फैसला नहीं करता और डंजो के बॉस की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही नजर आती है। उसे पता चलता है कि उस रोड के बीचों बीच खुले पोर्टल में दरार आ चुकी है और वहाँ से मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं। जूही तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल जाती है। इधर जिन्वो डंजो में और भी गहराई तक जाता है। हर लड़ाई के साथ उसका लेवल और स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन उसे अभी भी डर है शायद वो डंजो के बॉस को अकेला हरा ना पाए। फिर आखिरकार उसके सामने बॉस मॉन्स्टर आ जाता है, एक बेहद विशाल और पावरफुल जानवर। उसके पहले ही हमले में जिन्वो की तलवार टूट जाती है। जिन्वो को समझ नहीं आता कि अब वो कैसे लड़ेगा, मगर हार मानने की बजाय जिन्वो अपनी पुरानी बातें याद करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो सबसे कमजोर हंटर था और वो कमजोर नहीं रहना चाहता। जिन्वो टूटी हुई हथियार से भी लड़ता है। बॉस के हमलों से वो गंभीर रूप से घायल होता है, मगर वो रुकता नहीं। आखिरकार पूरी ताकत लगाकर वो अपनी टूटी तलवार से उस मॉन्स्टर के गर्दन पर वार करता है और उसे हरा देता है। बॉस को हराने के बाद जिन्वो को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक धमाकेदार नाइफ और एक वेनम ग्लेड नाम का एक खास लिक्विड। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब जिन्वो बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर आता है एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुमने आज की न्यूज देखी? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिन्वो जवाब देता है, मैं एक हंटर हूँ। यह सुनकर ऑफिसर उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ वो पोर्टल खुला था और अब दरार के जरिए बाहर आ रहे थे। अब वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल
चलाया था और दहशत फैला रहा था। उसे रोकने के लिए ई और डी रैंक के हंटर की टीम तैनात थी। कुछ हीलर्स भी थे, मगर सब मिलकर भी उस बॉस मॉन्स्टर का कवच तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी जिनवू को जूही भी दिखती है, जो अब भी सदमे में थी और कुछ खास नहीं कर पा रही थी। तभी जिनवू दूर से ही अपनी टूटी तलवार फेंककर उस मॉन्स्टर के कवच पर हमला करता है और उसका कवच टूट जाता है। इसके बाद बाकी हंटर्स मिलकर उसे हराते हैं। एक हंटर यह देखकर पूछता है यह तलवार किसकी थी। ऑफिसर जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन जिनवू यहाँ से जा चुका था। जूही भी उसे देखती है और सोचती है अब ये वही पुराना जिनवू नहीं रहा। अब जिनवू के अंदर नई ताकत और नया आत्मविश्वास है। और इसी धमाकेदार मोमेंट के साथ ये एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जिनवू के साथ, जो अब सिस्टम द्वारा दिए गए डेली एक्सरसाइज मिशन को पूरा कर रहा होता है। अब उसकी बॉडी पहले से ज्यादा फिट और मस्कुलर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स तक उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाती। इसी बीच टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है, एस रैंक हंटर बैक का इंटरव्यू। वो कहता है हम जैसे हाई रैंक हंटर्स को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रोज कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो हम किसी भी हमले में घायल हो सकते हैं। ये इंटरव्यू जिनवू की बहन जिन्हा देख रही होती है और उसी वक्त वो अपने भाई को उठाने उसके पास जाती है। जैसे ही जिनवू की बदल चुकी बॉडी को देखती है वो चौंक जाती है। भाई की बॉडी इतनी जल्दी ऐसे कैसे बदल गई। जिनवू मुस्कुराते हुए उसे एक छाता देता है और स्कूल भेज देता है। इसके बाद वो फिर से सिस्टम खोलता है और खुद सोच समझ कर अपने पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसकी ताकत, स्पीड और स्ट्रेंथ और भी बेहतर हो सके। तभी उसके पास मकान मालकिन का कॉल आता है जो उससे रेंट मांगती है। यह सुनकर जिनवू परेशान हो जाता है। अब उसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो किसी डेंजरस हाई रैंक पोर्टल में जाए या फिर कोई और तरीका निकाल पाए पैसे कमाने का। वो सोचता है कि अगर वो अचानक से हाई रैंक रेड्स में हिस्सा लेने गया तो बाकी हंटर्स और मीडिया को उस पर शक हो जाएगा, इसीलिए वो फिलहाल अपने प्लान्स को छुपा कर रखता है। तभी उसे कुछ हंटर्स की टीम का एक ऑफर मिलता है एक सी रैंक रेड में शामिल होने का। जिनू पहले अपनी डेली मिशन पूरा करता है और फिर उस टीम से मिलने पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है डॉगसुक नाम के एक हंटर से, जो इस टीम का लीडर है। डोंगसुक जुनवू से कहता है हमें टीम में बस एक सदस्य की जरूरत है ताकि हम रेड शुरू कर सके। तो तुम्हें सिर्फ हमारे पीछे चलना है, किसी से लड़ना नहीं है। इसके बदले तुम्हें सीधे 10 लाख वॉन मिलेगा। जिनवू हैरान रह जाता है, कोई मुझे बिना लड़े 10 लाख क्यों देगा। डोंगसुक बताता है कि बस उसे बैग देखना है जिसमें जरूरी सामान और कुछ दवाइयां हैं। जिनवू पूछता है क्या हमारे साथ कोई हीलर नहीं है। डोंगसुक जवाब देता है हमेशा बिना हीलर के रेड करता है, जरूरत ही नहीं पड़ी। यह बात जिनवू को थोड़ा अजीब लगता है। फिर जिनवू को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि अगर तुम डंजो में मरते हो तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद जिनवू उस पर साइन कर देता है। तभी टीम में शामिल होता है जिन्हू, एक नया हंटर जो हाल ही में हंटर बना है। उसके पास हाई क्वालिटी कवच और तलवार होती है। जिनवू समझ आता है कि ये जरूर किसी अमीर घर से है। ये सभी लोग एक विशाल पोर्टल के पास पहुंचते हैं जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन जिनवू कहता है हमें पोर्टल से नहीं अंदर के मॉन्स्टर से डरना चाहिए। वो समझता है कि अगर ये बी रैंक या उससे ऊपर होता तो हंटर गिल्ड इसे खुद संभालती, लेकिन ये सी रैंक के है तो खतरा इतना नहीं होगा, पर फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। टीम अंदर जाती है। डंजो में घुसते ही जिनवू को ये जगह डबल डंजन की याद दिलाती है। आगे बढ़ते हुए जिनवू के स्टोन्स के बारे में पूछता है। जिनवू उसे समझाता है जो स्टोन सुरंग में मिलते हैं उन्हें माना क्रिस्टल कहते हैं और जो मॉन्स्टर से मिलते हैं उसे एसेंस स्टोन्स कहते हैं। तभी जिनवू को आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सबको अलर्ट कर देता है कि मॉन्स्टर आ रहे हैं। इंसेक्ट जैसे मॉन्स्टर तेजी से उन पर हमला कर देते हैं। पूरी टीम एक साथ मिलकर उन्हें मार गिराती है। डोंगसुक हैरान होकर पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। जिनवू मुस्कुराकर कहता है बस एक अंदाजा था। मरे हुए मॉन्स्टर के शरीर पर पहले से चोट के निशान होते हैं, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पहले भी किसी भारी लड़ाई का सामना हुआ है। जिन्हो से पूछता है तुम्हें ये सूट कहाँ से मिला, जिस पर जिन्हो जवाब देता है मेरे डैड ने दिया है, ये मेरी पहली रेड है। दूसरी ओर बैक नाम का एस रैंक हंटर अपनी ट्रेनिंग में एक विशाल पत्थर को एक ही झटके में तोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है। वापस डंजो में टीम एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां चारों ओर माना क्रिस्टल फैले होते हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। डोंगसुक कहता है अब तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। डोंगसुक टीम से क्रिस्टल को 7 हिस्सों में बांटने को कहता है, लेकिन जिन्हो कहता है कि जुनू को भी हिस्सा मिलना चाहिए। डोंगसुक दिखावे में मान जाता है, लेकिन तभी सबकी नजर एक सोते हुए बॉस मॉन्स्टर पर जाती है। डोंगसुक कहता है
है, पहले क्रिस्टल निकालो फिर इससे निपटेंगे। बॉस के मरते ही पोर्टल बंद हो जाएगा। डोंगसुक और उसकी टीम क्रिस्टल निकालने के बहाने बाहर जाने लगते हैं और जिन्हू और जिनो को वहीं छोड़ देते हैं। अब जिन्हू को याद आता है सॉन्ग की वो बात। कुछ हंटर्स कमजोर हंटर्स को धोखे से रेड पर बुलाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं और फिर कभी पकड़े नहीं जाते। अब वही स्थिति जिन्हू और जिनो के सामने होती है। जिनो कहता है अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता तो शायद वो हमें छोड़ते ही नहीं। जिन्हू शांत होकर कहता है अब उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। तभी बॉस मॉन्स्टर नींद से जाग जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। जिनो घबरा जाता है और कहता है तुम पीछे रहो, मैं इससे लड़ता हूँ। लेकिन अब जिन्हू कमजोर नहीं रहा, वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जिन्हू खुद को तैयार करता है और बॉस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर एपिसोड 5 की कहानी खत्म हो जाती है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है डोंगसुक और उसकी टीम से, जो डंजन से बाहर की ओर जा रहे होते हैं। तभी टीम का एक मेंबर डोंगसुक से पूछता है तुमने जिन्हू और जिनो को खुद क्यों नहीं मारा। इस पर डोंगसुक मुस्कुराते हुए कहता है डंजन का बॉस खुद उन्हें मार देगा और उन्हें खाने के बाद फिर से सो जाएगा। उसके बाद हम आराम से वापस जाकर माना क्रिस्टल इकट्ठा कर लेंगे। वो ये भी जोड़ता है कि अगर बॉस ने उन्हें नहीं मारा तो हम जिन्हों की कीमती कवच और तलवार को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। दूसरी तरफ डंजन के अंदर बॉस अभी भी सो रहा होता है, मगर जिन्हू अब बिना डरे उसकी तरफ बढ़ता है। जिन्हू घबराता है और चिल्लाकर कहता है तुम ई रैंक हंटर हो, तुम अकेले इसे नहीं हरा पाओगे। मगर जिन्हू को अपनी ताकत पर अब पूरा भरोसा है और वो आगे बढ़ता है और अब वो विशाल बॉस पर हमला करता है। शुरुआत में उसके अटैक का कोई असर नहीं होता, लेकिन जिन्हू अपनी स्पीड बढ़ा देता है और लगातार हमला करता रहता है। यह सब देखकर जिन्हू हैरान रह जाता है। उसे लगने लगता है कि जिन्हू ई रैंक का नहीं हो सकता, जरूर कोई हाई रैंक हंटर है जो अपनी असली पहचान छिपा रहा है। बॉस अब गुस्से में आकर जिन्हू पर एसिड फेंकता है, लेकिन जिन्हू फुर्ती से बच जाता है। वह अपनी सिस्टम की मदद से अपनी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है। एकदम तेज स्पीड में जिन्हू बॉस पर वार करता है और आखिरकार वह उसे मार गिराता है। बॉस की हार के साथ जिन्हू का लेवल अप हो जाता है। जिन्हू बॉस की बॉडी से एक स्पेशल स्टोन निकालता है। यह देखकर जिन्हू दंग रह जाता है और अब वह जिन्हू को बॉस कहकर बुलाने लगता है। कुछ ही देर में डोंगसुक और उसकी टीम वापस आती है और जब वो दोनों को जिंदा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। डोंगसुक को लगता है कि जिन्हू ने ही बॉस को मारा होगा, क्योंकि उसके पास महंगे हथियार और कवच है। वो जिन्हू को मारने का प्लान बनाते हैं और कहता है अगर तुमने अभी जिन्हू को मार दिया तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगा। लेकिन जिन्हू ऐसा करने से साफ मना कर देता है और अपनी तलवार सीधा डोंगसुक की टीम की ओर पॉइंट कर देता है। यह देखकर पूरी टीम अब दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जिन्हू को सिस्टम की तरफ से एक अर्जेंट टास्क मिलता है, मारो उन सभी को जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिन्हू यह मैसेज पढ़ ही रहा होता है कि डोंगसुक का एक साथी उस पर हमला करता है और जिन्हू को जमीन पर गिरा देता है। सबको लगता है कि जिन्हू मर गया है। इधर कुछ हंटर्स बाहर बैठे चाहिन नाम की एस रैंक के हंटर की तारीफ कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि ए रैंक मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दिया था। वापस डंजन में जिन्हू घायल पड़ा होता है, लेकिन जिंदा होता है। वो सोचता है अगर मुझे इस मतलबी दुनिया में सरवाइव करना है तो मुझे भी वैसा ही बनना होगा। जिन्हू उठ खड़ा होता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी जिन्हू एक झटके में डोंगसुक के साथी का सर काट देता है। वो अपना मिशन शुरू कर चुका होता है। 6 में से एक टारगेट डाउन। बाकी लोग अब डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक ई रैंक हंटर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब जिन्हू बिना रुके उन पर हमला करता है और डोंगसुक की पूरी टीम को एक एक करके खत्म कर देता है। डोंगसुक अब घबरा जाता है और माफी मांगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मगर जिन्हू शांत स्वभाव में कहता है तुमने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की और अब माफी मांग रहे हो। और फिर वो डोंगसुक को भी मार देता है। जैसे ही डोंगसुक मरता है जिन्हू का मिशन पूरा हो जाता है और डंजन का पोर्टल बंद होने लगता है। जिन्हू और जिनो बाहर आ जाते हैं और हंटर एसोसिएशन को बताते हैं कि सभी हंटर्स मॉन्स्टर द्वारा मारे गए और हम किसी तरह बच गए। एसोसिएशन की महिला सोचती है कि शायद जिन्होंने बाकी मॉन्स्टर को हराया होगा। एपिसोड के अंत में जिन्हू को उसके मिशन का इनाम मिलता है, कुछ नए रिवॉर्ड्स और एक्सपीरियंस। अब जिन्हू और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और इसी के साथ सोलो लेवलिंग की एपिसोड 6 खत्म होती है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर जिनचुल से, जो कि इस बात से हैरान है कि एक बार फिर वही हंटर सोंग जिन्हू एक डबल इंजन से जिंदा वापस आ गया। जिनचुल याद करता है कि पहले भी जब वह जिन्हू से मिला था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कि जिन्हू कोई साधारण हंटर नहीं है।
अब जब वो केस फाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस बार डंजन में डोंगसुक भी मारा गया है और डोंगसुक कोई आम हंटर नहीं था बल्कि वह एक नामी एस रैंक का हंटर है। हांग डंगसुक का छोटा भाई था। अब जिन्वू अपनी छोटी बहन जिना के लिए खाना लेकर आया है। डिनर के दौरान जिना पूछती है, भैया इस बार भी तुम्हें चोट नहीं लगी क्या? इस बार तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जिन्वू एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे उनको मारने का अफसोस होता है लेकिन अब वह जानता है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभी सही या गलत के बीच चुनाव नहीं होता। वह सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद को मजबूत बनाता रहूंगा। इसके बाद जिन्वू ड्रिंक करता है लेकिन तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है, अल्कोहल आपके शरीर के लिए हानिकारक है। रिकवरी शुरू की जा रही है। अब जिन्वू को समझ आता है कि उसकी बॉडी इतनी एडवांस हो चुकी है उस पर नशे का अब कोई असर नहीं होता। यह जानकर वो हंसता है और मजे से ड्रिंक खत्म कर देता है। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसकी बहन जिना बताती है कि कोई हंटर जिन्हो का कॉल आया है। जिन्वू जिन्हा से मिलने जाता है और वो उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि जिन्होंने किसी को नहीं बताया कि उस डंजन में डंगसुक और उसकी टीम को असल में किसने मारा था। अब जिन्हो जुन्वू से कहता है आओ मेरे साथ टीम बनाओ, बस 19 रेड बाकी है और मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। वो वादा करता है कि जिन्वू उसके साथ रेड में शामिल होगा तो वो उसे एक बिल्डिंग देगा लेकिन जिन्वू पोलाइटली मना कर देता है। वो सोचता है अब मैं लेवल अप कर रहा हूँ, कुछ वक्त में मैं खुद ही इतना कमा लूंगा कि मुझे किसी पर और निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी ओर अब एंट्री होती है एक और खतरनाक कैरेक्टर की, एस रैंक हंटर हांग डंगसुक, जिसे अपने भाई की मौत की खबर मिल चुकी है। वो गुस्से से कहता है अगर मैं किसी और देश में जाकर किसी को मार दूं तो उसकी असिस्टेंट जवाब देती है आप हंटर है, आपके ऊपर सजा थोड़ी कम हो सकती है। ये सुनते ही वो तय कर लेता है मैं जिन्वू और जिन्हो को खुद खत्म करूंगा। और फिर से जिन्वू पर फोकस होता है। उसे सिस्टम एक मिशन देता है 10 किलोमीटर दौड़ने का। वो मिशन तो पूरा कर देता है लेकिन देखता है कि सिस्टम अब भी रनिंग काउंट कर रहा है। वो सोचता है अगर यही मौका है लेवल अप करने का, क्यों ना डबल मेहनत की जाए। एक रिवॉर्ड के तौर पर जिन्वू को एक बॉक्स मिलता है जिसमें होती है रहस्यमय चाबी कैसल गेट्स की। सिस्टम बताता है कि यह एक किले का दरवाजा खोलती है जहां एस रैंक का खतरा मौजूद है पर इनाम भी बड़ा है। एलिक्सायर ऑफ लाइफ एक ऐसी लिक्विड है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। जिन्वू सोचता है अगर मैं इसे ले आया तो मैं अपनी माँ को इटर्नल स्लीप से बाहर निकाल सकता हूँ। थोड़ा डर जरूर लगता है लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके किले के गेट खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। चारों ओर आग लगी होती है, माहौल एकदम डरावना होता है। तभी उसके सामने प्रकट होता है 3 सरों वाला दैत्यकार मॉन्स्टर। जिन्वू उस पर हमला करता है लेकिन उसके अटैक का कोई उस पर असर नहीं होता। मॉन्स्टर भी जिन्वू पर लगातार वार करता है। जिन्वू की हेल्थ तेजी से गिरती है। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने की सोचता है लेकिन स्टोन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। अब उसका एक ही ऑप्शन बचता है सिस्टम स्टोर। वहां से वो एक लुक्सी ड्रिंक खरीदता है जो उसकी एनर्जी बढ़ा देती है। उसे याद आता है कि पहले डंजन में मिले वेनम ग्लेड को अब इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि सिस्टम उसे जहर से सुरक्षित रखता है। वो ग्लेड पी लेता है। कुछ सेकंड्स के लिए सिस्टम अलर्ट होता है फिर उसे रिकवर कर देता है। अब फुल पावर के साथ जिन्वू उस पर फिर से हमला करता है। अब उस दैत्य के 2 सिर काट देता है। आखिरकार कड़ी मेहनत और स्ट्रेटजी के बाद वह उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जैसे ही मॉन्स्टर मरता है जिन्वू का लेवल अप हो जाता है, उसकी सारी चोट ठीक हो जाती है। सिस्टम अब उसे एलेक्सियर ऑफ लाइफ बनाने का एक फॉर्मूला देता है जिसे 3 अलग अलग आइटम्स चाहिए होता है और ये सब उसी किले के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अभी जिसे मैंने हराया है वो तो बस एक गेट कीपर था, असली खतरा तो अंदर है। ये सोचते ही जिन्वू बाहर निकलने का फैसला करता है और सोचता है मैं अभी वापस जा रहा हूँ लेकिन एक दिन फिर लौटूंगा। और इसी धमाकेदार नोट पर ये सोलो लेवलिंग का एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्वू से जो अपनी माँ के बेड के पास बैठा हुआ है। वो देखता है और सोचता है माँ को बचाने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी एलेक्सियर ऑफ लाइफ बनाना होगा और उसके लिए मुझे 3 दुर्लभ आइटम चाहिए जो उसी खतरनाक किले के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन जिन्वू जानता है कि अभी उसकी ताकत उस लेवल की नहीं है कि वो दोबारा उस किले में जा सके। इसीलिए वो अब फैसला करता है कि पहले खुद को और ज्यादा मजबूत बनाएगा और इसके लिए उसे चाहिए एक भरोसेमंद पार्टनर। अब जिन्वू मिलता है जिन्हो से और इस बार वो उसका गिल्ड ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन एक शर्त रखता है, हर रेड में हम सिर्फ 2 ही अंदर जाएंगे, बाकी सभी लोग बाहर ही रहेंगे ताकि मेरी असली ताकत किसी को भी पता ना चले। जिन्हो बिना किसी सवाल के इस शर्त को मान लेता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है एस रैंक की हंटर। चाहे इनकी
जो अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त है। तभी यूजीन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी आता है और उसे एक कार्ड देता है। हम एक नई गिल्ड बना रहे हैं और हम आपको अपनी गिल्ड में मास्टर बनाना चाहते हैं। इधर जिन्हों अपने पिता से बात कर रहा होता है, उसके डैड बताते हैं हंटर का काम आसान नहीं होता। हम अगर खुद की गिल्ड बनाएंगे तो हमें बड़ी गिल्ड पर निर्भर नहीं रहेंगे और इससे हमारा बिजनेस और भी बढ़ेगा। अब कहानी फिर लौटती है जिन्वू पर। वो रोज के मिशन को पूरा करता है, लेकिन अब उसे लिमिटेड पॉइंट ही मिलते हैं। उसे समझ आता है कि सिस्टम अब उसे फ्री पॉइंट्स नहीं दे रहा। अब अगर उसे आगे बढ़ना है तो असली खतरे उठाने होंगे। तभी उसे याद आता है कि वो बॉक्स जो उसे एक पुराने मिशन में मिला था, वो उसे खोलता है, लेकिन उसमें से कुछ खास नहीं मिलता। अब जिन्वू सोचता है अब और देर नहीं, मुझे जल्द से जल्द जिनों के साथ रेड करनी होगी ताकि मैं मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप कर सकूं। इधर हंटर एसोसिएशन भी जिन्वू को एक मिशन पर भेजने की पेशकश करता है, लेकिन जिन्वू उस पर कोई जवाब नहीं देता। अब सीन कट होता है मास्टर सॉन्ग पर, जो अब एक हाथ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हंटर्स को ट्रेन कर रहे हैं। जिन्हों उनसे मिलने आता है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं मैं दोबारा हंटर बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। वहीं दूसरी ओर डबल डंजन से बचे एक और हंटर मिस्टर किम भी अब दोबारा हंटर का काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए पैसे कमाने हैं। अब कहानी जुड़ती है हंटर चोई से, जो एस रैंक के हंटर बैक से बात कर रहा होता है। चोई कहता है यूजीन कंस्ट्रक्शन गिल्ड बना रही है और हम सबको फिर से साथ आना होगा, खासकर जेजू आइलैंड के लिए। चोई कहता है अब वक्त आ गया है कि हम फिर से एकजुट हों और जेजू आइलैंड पर आखिरी बार हमला करेंगे। अब हम जूही को देखते हैं। उसे अपनी माँ की कॉल आती है, जो चाहती है कि वो वापस गांव लौट आए, लेकिन जूही कॉल काट देती है और फैसला करती है कि वो अपने काम पर फोकस करेगी। उसे भी हंटर एसोसिएशन से एक मिशन ऑफर मिलता है। अब चाहीन और चोही की मुलाकात होती है। चाहीन बताती है कि उसे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर मिल रहा है, लेकिन उसने मना कर दिया। वो चोही से पूछता है तुम बैग से क्या बात कर रहे थे। चोही जवाब देता है हम जेजू आइलैंड पर फिर से रेड की योजना बना रहे हैं। अब हम बैग को अकेला सोचते हुए देखते हैं। उसे याद आता है कि चोई ने उससे कहा था मैं उस हादसे को नहीं भूल सकता, हमें सब मिलकर उस जगह को साफ करना होगा। अब अचानक सीन कट होता है एक अंधेरे कमरे में, जहां एक रहस्यमय आदमी किसी से बात करता है। उन्हें मारना ही होगा। अगले दिन जिन्हू रेड के लिए निकलता है और वहीं पर उसे मिलते हैं मास्टर सॉन्ग, किम और जूही, वही लोग जो डबल डंजन से किसी चमत्कार से बच निकले थे। मिस्टर सॉन्ग जिन्हू को देखकर हैरान रह जाता है। तुम्हारा पैर ये तो कट गया था, ये ठीक कैसे हुआ। जिन्हू जवाब देता है जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो ये खुद ही ठीक हो चुका था। मिस्टर सॉन्ग को लगता है कि शायद किसी हीलर ने यह चमत्कार किया है। अब ये सभी पोर्टल के पास पहुंचते हैं। वही एसोसिएशन की एक महिला बताती है कि 3 हंटर कैदी भी हिस्सा लेंगे क्योंकि अभी हंटर की कमी है। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग घबरा जाते हैं, लेकिन कांग तेसिक एक बी रैंक हंटर इन कैदियों पर नजर रखेगा। अगर इन्होंने कुछ भी गलती किया तो मैं इन्हें वहीं खत्म कर दूंगा। जिन्हू जूही से कहता है तुम मत जाओ इस मिशन पर, ये लोग खतरनाक हैं, लेकिन जूही जवाब देती है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अब सॉन्ग जिन्हू से पूछता है क्या मैं इस रेड का भी लीडर बन सकता हूँ। जिन्हू उन्हें लीडर बना देते हैं। सॉन्ग भावुक होकर कहता है उस दिन डबल डंजन में जो हुआ वो मेरी गलती थी, अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। धन्यवाद कि तुमने मुझ पर फिर से भरोसा किया। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ सभी लोग उस रेड पोर्टल में दाखिल हो जाते हैं और ये सोलो लेवलिंग की एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक एक्शन भरे सीन से, जहां हंटर कैदी बड़ी ही बेरहमी से गॉबलिन मॉन्स्टर का सफाया कर रहे होते हैं। इस बीच जिन्वू भी मैदान में कूद पड़ता है और बड़ी ही आसानी से एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। यह देखकर जूही और मिस्टर सॉन्ग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जिन्वू को कभी लड़ते हुए नहीं देखा था और अब उसकी ताकत देखकर वो दंग रह जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर 3 रास्ते सामने आ जाते हैं और अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस दिशा में जाना सही रहेगा। अंत में सभी ये फैसला करते हैं कि वो अलग अलग रास्ते पर जाकर डंजन को एक्सप्लोर करेंगे। अब जिन्वू अपनी पावर का इस्तेमाल करके अंदाजा लगाता है कि किस रास्ते पर डंजन का बॉस मिलेगा और वो उसी दिशा में जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने साथी के साथ एक अलग रास्ते पर होते हैं। चलते हुए उसे उस गलती का एहसास होता है जो उसने डबल डंजन में जिन्वू को अकेला छोड़कर की थी। वो अपने साथी से कहता है इस मिशन के बाद मैं जिन्वू से माफी मांगूंगा, हमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मौत के मुंह में छोड़ दिया था। अब सीन कट होता है और हम कांग तेसिक को देखते हैं, जो उन हंटर कैदियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में वो कैदियों से एक खतरनाक सवाल करता है, अगर सामने मॉन्स्टर ना हो तो क्या तुम
इंसानों को मार सकते हो? इस पर वो तीनों सातिर अंदाज में जवाब देते हैं, इंसानों को मारना तो और भी आसान है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक आम इंसान दर्द और गुस्से से भरा हुआ कांप रहा होता है और बताता है कि ये तीनों कैदी असल में बलात्कारी हैं। इन्होंने मेरी बेटी के साथ गैंग रेप किया और शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली। मेरी बीवी भी सदमे में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब ये दरिंदे हंटर बनने के नाम पर जल्दी छूटने वाले हैं। उस आदमी ने कांग से इंसाफ की भीख मांगी और मोटी रकम देकर उन कैदियों को मारने की सुपारी दे दी। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। कांग इन तीनों कैदियों को एक एक करके बेरहमी से मार देता है क्योंकि वो खुद बी रैंक का हंटर है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तभी मास्टर किम वहां आ जाता है और कांग को रंगे हाथों देख लेता है। अब कांग मिस्टर किम को भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किम की चीख सुनकर जिनवू, मास्टर सोंग और जूही तेजी से वहां पहुंचते हैं। उन्हें वहां मरे हुए कैदी और खून से लथपथ मिस्टर किम मिलते हैं। जूही हीलिंग पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मरते मरते मिस्टर किम जिनवू से माफी मांगते हैं और जिनवू भी उन्हें माफ कर देता है। अचानक कांग जूही पर हमला करता है, लेकिन जिनवू तेजी से उसे बचा लेता है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये सब कांग ने ही किया है। कांग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हंटर एसोसिएशन में कह दूंगा कि कैदियों ने तुम सब पर हमला किया और मुझे उन्हें मारना पड़ा। कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। अब जिनवू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टर सोंग उसे रोकता है। तुम एक ई रैंक हंटर हो, वो तुम्हें मार डालेगा। मिस्टर सोंग खुद मिस्टर किम की तलवार उठाते हैं और कांग से भिड़ जाते हैं। एक सी रैंक का हंटर होकर भी मिस्टर सोंग काफी देर तक कांग का सामना करते हैं। जूही उन्हें बार बार हील कर देती है, जिससे सोंग थोड़ी देर और लड़ पाते हैं। कांग को गुस्सा आ जाता है और वो जूही को मारने की कोशिश करता है। मिस्टर सोंग उसे रोकते हैं, लेकिन अब कांग पूरी ताकत से उन पर हमला करता है। सोंग आखिरी हमला करता है, लेकिन कांग बड़ी आसानी से उसे रोक देता है और अब मिस्टर सोंग की जान खतरे में होती है। लेकिन तभी जिनवू एक बार फिर बिजली की स्पीड से आता है और मिस्टर सोंग को बचा लेता है। सभी चौंक जाते हैं, जिनवू इतनी तेज और ताकतवर कैसे हो गया। अब सोंग समझते हैं कि डबल डंजन में कुछ तो बदला है। कांग भी पहचान जाता है, तू वही है अस्पताल वाला हंटर। जिनवू अब पूछता है, तुमने मिस्टर किम और उसके साथियों को क्यों मारा? कांग जवाब देता है, मुझे इंसानों को मारने में ज्यादा मजा आता है, मॉन्स्टर से भी ज्यादा। अब जिनवू और कांग के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। कांग एक खास इनविजिबिलिटी पावर का इस्तेमाल करता है और अदृश्य होकर हमला करता है। जिनवू उसे देख नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो घायल होता है वो खुद को हील कर लेता है। यह देखकर कांग चौंक जाता है। एक ई रैंक का हंटर खुद को हील कैसे कर सकता है? अब जिनवू पहले से ज्यादा फोकस होकर लड़ता है, कांग के हमलों को रोकता है और आखिरकार उसके पेट में तलवार घुसा देता है। कांग मरते मरते जिनवू से पूछता है, तू आखिर है क्या? जिनवू जवाब देता है, मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो वक्त के साथ और ताकतवर होता जा रहा हूँ। कांग मुस्कुराता है और कहता है, मैं देख सकता हूँ तू अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। यह दुनिया जितना देती है उससे कहीं ज्यादा छीन भी लेती है। कि जिनवू इन बातों को गंभीरता से लेता है, क्योंकि अब वो सच में खुद को बदलता हुआ महसूस करने लगता है। जूही और मिस्टर सोंग उसे थैंक्स बोलते हैं। जिनवू उन्हें डंजन से बाहर निकलने के लिए कहता है और खुद डंजन के बॉस से लड़ने निकल पड़ता है। कुछ समय बाद जिनचुल नाम का अधिकारी वहाँ पर आता है और पूछता है, कांग को किसने मारा? मिस्टर सोंग सारा इल्जाम अपने सिर ले लेते हैं और कहते हैं, मैंने जूही की मदद से कांग को मारा है। थोड़ी देर बाद वो आदमी सामने आता है जिसने कांग को पैसे दिए थे रेपिस्ट को मारने के लिए। उसकी गवाही से जिनवू, सोंग और जूही को निर्दोष मान लिया जाता है। एपिसोड के अंत में जूही जिनवू को वही एसेट स्टोन दिखाती है और जो डबल डंजन में उसने उसे दिया था। वो पूछती है, क्या तुम्हें ये याद है? और यहीं पर सोलो लेवलिंग का एपिसोड 9 खत्म होता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जूही से। वो जिनवू को देखकर हैरान रह जाती है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो सोचती है, क्या अब मैं हंटर कहलाने के लायक भी हूँ? जूही के दिल में अब भी डर है। वो कहती है, मैं सी या बी रैंक रेड में जा सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहना चुना, इसीलिए डी और ई रैंक की रेड करती रही। वो जिनवू को पुरानी बातें याद दिलाती है, उसे दिया गया व्हाइट स्टोन वापस करती है और कहती है, अब मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। इसके साथ ही जूही एक इमोशनल बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। कट होता है एक शॉकिंग सीन पर। किसी का वॉइस ओवर आता है, वो जिन चूरी का है उससे संभल कर रहना। जिनवू हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि जिन चूरी का एक एस रैंक हंटर है और उसकी जान भी ले सकती है। अब जिनवू सोचता है, मुझे और ताकतवर बनना होगा, लेवल्स बढ़ाने होंगे। अगले ही दिन वो जिनो और उसकी हंटर टीम के पास वापस जाता है, लेकिन टीम में सिर्फ कमजोर हंटर होते हैं। जिनवू कहता है, मैं और जिनो पोर्टल के अंदर जाएंगे
जाएंगे, बाकी सब बाहर इंतजार करेंगे। जिनो सबको चेतावनी देता है, इस बात को किसी से मत कहना। अब जिनवू उस स्टोन को देखता है जो उसे कांग को हराने पर मिला था। वो उसे तोड़ता है और खुद पर इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही जिनवू के अंदर नई शक्तियां आ जाती है। जिनवू और जिनो अब पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अकेले टीम के हंटर्स को लगता है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, मगर थोड़ी देर बाद वो दोनों जिंदा वापस आ जाते हैं और डंजन के बॉस को भी मार चुके होते हैं। इसके बाद जिनवू और जिनो दूसरी रेड पर जाते हैं। जिनवू सभी मॉन्स्टर को अकेला ही मार देता है और ऐसे ही कई पोर्टल्स को क्लियर करता है जहां वो बॉस को हराते हैं और स्टोन्स लेकर बाहर आते हैं। हर डंजन क्लियर करने के साथ जिनवू की ताकत और लेवल बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके पास एक इनविजिबल होने का पावर भी आ जाता है। वो सोचता है, क्या मैं अब किले के अंदर जाने लायक हूँ? तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है, प्लेयर जरूरी लेवल तक पहुंच चुका है और जिनवू को मिलता है जॉब चैलेंज मिशन। वही दूसरी ओर व्हाइट टाइगर गिल्ड को पता चलता है कि जिनो कंस्ट्रक्शन ने सभी सी रैंक पोर्टल खरीद लिए हैं। उनमें से एक आदमी सांगमिन जिनवू का नाम देखकर चौंक जाता है। वो कहता है ये वही है जो डबल डंजन से बचा था, डेंगसुक के रेड से भी जिंदा निकला और बी रैंक कांग की मौत के बाद भी वापस लौटा। अब सांगमिन को जिनवू पर शक होने लगता है। कट होता है, जिनवू और जिनो फिर से एक पोर्टल क्लियर कर रहे होते हैं। टीम को फिर बाहर ही छोड़ देते हैं। सांगमिन सब देख रहा होता है और उसे यकीन हो जाता है कि जिनवू में कुछ खास है। वो अब साधारण हंटर नहीं है। इसके बाद जिनवू जिनो से एक दिन की छुट्टी मांगता है ताकि जॉब चैलेंज मिशन पूरा कर सके। जिनो मान जाता है और सोचता है कि अगले दिन के लिए पोर्टल कैंसिल कर देगा, मगर जिनवू मना कर देता है। सांगमिन उनकी ये बात सुन लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंटर चोई को, जिसे एक सपना आता है उस हादसे का जो उसके साथ जेजू आइलैंड पर हुआ था। वो घबरा कर उठ जाता है और फिर से जेजू जाने का फैसला करता है। फिर सांगमिन जिनवू के पास आता है, उसे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है क्योंकि अब वो जान चुका है कि जिनवू काफी पावरफुल है। जिनवू जवाब देता है, जिनो कंस्ट्रक्शन ने मुझे 30 बिलियन का ऑफर दिया है। यह सुनकर सांगमिन चुप हो जाता है। तभी जिनवू पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? और फिर इनविजिबल हो गया। सांगमिन डर के मारे बोलता है, मैंने बस तुम्हारी थोड़ी जासूसी की थी क्योंकि अब कोई पोर्टल्स नहीं मिल रहे थे और तुम्हें ट्रैक करते करते मैं तुम तक पहुंचा। जिनवू कहता है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वो सांगमिन से 3 सी रैंक पोर्टल की डील करता है। जिनवू 3 पोर्टल बेच देता है और सांगमिन पर लगी चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगले दिन जिनो खुश होता है। वो सोचता है कि जिन पोर्टल को छुट्टी की वजह से कैंसिल करना था उसे जिनवू ने महंगे रेट पर बेचकर मुनाफा कर लिया। उधर सांगमिन समझ जाता है, मैं तो ठग लिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास जिनवू का नंबर है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं जिनवू अपने बॉस चैलेंज मिशन को पूरा करने के लिए अकेले निकल पड़ा है और इसी सस्पेंस और धमाकेदार मोमेंट के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जिनवू के एक खतरनाक जॉब चैलेंज मिशन से। वो एक रहस्यमय जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिनवू सोचता है, क्या ये मिशन भी उतना ही खतरनाक होगा जितना पिछला था? लेकिन अपने अंदर की ताकत को और बढ़ाने की चाह में वह बिना झिझक इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही जिनवू मिशन को एक्सेप्ट करता है, एक विशाल पोर्टल उसके सामने खुलता है। जिनवू बिना डरे उस पोर्टल के अंदर कदम रखता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, इस मिशन के दौरान तुम फुल रिकवरी नहीं कर पाओगे और जब तक मिशन पूरा नहीं होता और बाहर भी नहीं जा सकते। जिनवू ये पढ़ ही रहा होता है कि तभी एक नकाब पहना सैनिक उस पर हमला कर देता है। जिनवू बिना वक्त गवाए उससे भिड़ता है और उसे एक ही बार में उसका सिर काटकर उसे हरा देता है। लेकिन तभी और भी सैनिक उसके सामने आ जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जिन्हा को, जो अपने भाई और पिता के साथ डिनर कर रहा है। वही जिन्हा का बड़ा भाई बताता है कि उसकी हंटर गिल्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने इंटरनेशनल एस रैंक हंटर से बात की है, जल्दी ही वो हमारी गिल्ड में शामिल होंगे। यह सुनकर जिन्हा थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने भाई के आगे निकलना चाहता था। उसी वक्त उसका भाई कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरी राह में मत आना वरना नुकसान उठाओगे। इधर जिनवू अकेले ही उन सैनिकों से लड़ रहा होता है। थकान बढ़ती जा रही थी। तभी एक इनविजिबल सिपाही उस पर वार करता है। जिनवू उसे भी मार गिराता है। फिर एक जादूगर हमला करता है, लेकिन जिनवू उसका डटकर सामना करता है। धीरे धीरे सबको एक एक करके खत्म कर देता है।
अब जिन्वू को कई सारे सेफ्टी गियर्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, डंजन के अंदर पहुंचता है, जहां एक सिंहासन पर बैठा है एक शक्तिशाली राक्षस इग्रेस। इग्रेस जिन्वू को देखते ही उस पर टूट पड़ता है। उसका वार इतना तेज और शक्तिशाली होता है कि जिन्वू को खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। जिन्वू फिर भी पलटवार करता है, लेकिन उसके अटैक इग्रोस पर कोई असर नहीं करता। अब जिन्वू एक फैसला करता है, हथियार नहीं, अब बिना हथियार से लड़ा जाएगा। इग्रेस भी हथियार छोड़ देता है। जिन्वू हैरान था, ये पहला ऐसा दुश्मन है जो बराबरी की लड़ाई चाहता है। दूसरी ओर चोई चेयरमैन गो को कॉल करता है। वो उनसे जेजू आइलैंड पर दोबारा रेड करने की परमिशन मांगता है और चेयरमैन उसे अनुमति देते हुए कहते हैं सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना। इधर ग्रेस और जिन्वू की बिना हथियारों की भयंकर लड़ाई होती है। ग्रेस की रफ्तार बहुत तेज होती है। वो जिन्वू को बार बार जमीन पर गिरा देता है। जिन्वू को लगने लगता है कि वो हार जाएगा, लेकिन तभी वो अपनी स्पीड को दोगुना कर लेता है, बच जाता है और इग्रेस पर फुल पावर से हमला करता है। इग्रेस फिर भी बच जाता है और जिन्वू को पीटने लगता है। जिन्वू की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ जिन्हा अपने भाई के लिए खाना बनाकर इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता कि उसका भाई मौत से लड़ रहा है। अब इग्रेस अपनी तलवार दोबारा उठा लेता है और जिन्वू पर आखिरी वार करने वाला होता है, लेकिन जिन्वू उसकी तलवार को रोक देता है और कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ। इसके बाद जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर इग्रेस को बुरी तरह पीटता है, फिर अपने डैगर से उस पर हमला करता है और अंत में इग्रेस को मार देता है। लेकिन वो सोचता है ये मेरी जीत नहीं थी, ये फिर किस्मत थी। इग्रेस हर हमले में मुझसे बेहतर था। इग्रेस को हराने के बाद जिन्वू को 4 रिवॉर्ड मिलते हैं, कॉइन, हेलमेट, सेफ्टी सूट और किंग्स हेड के लिए एक रहस्यमय रून स्टोन। उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है। जिन्वू सोचता है खतरा खत्म हो चुका है, फिर ये स्टोन अब क्यों मिला। तभी एक और मिशन एक्टिव होता है, सर्वाइव, बस जिंदा रहो, गुड लक। अचानक चारों तरफ कई सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और उनमें से सैनिक बाहर आने लगते हैं। अब जिन्वू फिर से लड़ाई शुरू करता है, पर जितने सैनिक को वो मारता उससे कहीं ज्यादा बाहर आ जाते। थक के जिन्वू खुद को इनविजिबल कर लेता है, लेकिन एक जादूगर उसकी ताकत तोड़ देता है। अब सब सैनिक मिलकर जिन्वू पर टूट पड़ते हैं। जिन्वू सोचता है कि अब टेलीपोर्टेशन स्टोन से भाग जाना चाहिए, मगर तभी एक सैनिक का वार उसके हाथ से स्टोन गिरा देता है और अब सभी सैनिक एक साथ जिन्वू पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं और यही एपिसोड 11 का धमाकेदार एंड होता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है उसी धमाकेदार सीन से, जहां जिन्वू पर चारों तरफ से सैनिक टूट पड़ते हैं। वो इसे इतना पीटते हैं कि अब जिन्वू बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसका स्टेमिना भी लगभग खत्म हो चुका था, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन्वू जानता था हारना कैसा लगता है, क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर रह चुका था, सबसे कमजोर हंटर। वो हर लड़ाई में हारता था, लोगों की हंसी का एक पात्र बन चुका था। लेकिन आज उसके पास वो ताकत है जिसके लिए उसने दर्द सहा, मेहनत की और मौत के मुंह से वापस लौटा। जिन्वू लड़ाई जारी रखता है, पर चोट अब और गहरी हो चुकी थी। खून बह रहा था, शरीर जवाब दे रहा था और तभी के अंदर एक पुरानी यादें जाग उठती है। वो आवाज जो उसे कमजोर कहती थी, ये तो इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर है। ई रैंक पोर्टल में घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गया था। यहाँ तक कि उसे मिस्टर सॉन्ग और जूही की भी आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि उसे अब हंटर का काम छोड़ देना चाहिए। फिर जिन्वू खुद अपने पुराने रूप को देखता है, कमजोर, डरपोक, टूटा हुआ जिन्वू, जो कहता है इतनी ताकत पाने के बाद रुक जाना ही बेहतर है। आखिर तुम हासिल क्या करना चाहते हो। दूसरी ओर चेयरमैन गो जिनसे बात करते हुए कहता है कि 3 साल पहले जब उन्होंने जेजू आइलैंड पर तीसरी बार रेड की थी, तब सारे हंटर हार गए थे। एस रैंक हंटर तक वो भी मॉन्स्टर हरा चुके थे। बड़ी संख्या में मासूम लोग मारे गए थे और उस हार का दर्द आज भी सभी हंटर को खलता है। इसीलिए इस बार चेयरमैन गो ने उन हंटर को दोबारा मौका दिया अपनी हार को दोबारा जीत में बदलने का। इधर जिन्वू की हालत और भी बिगड़ रही थी। एक सैनिक उसके सिर पर वार करता है और जिन्वू जमीन पर गिर पड़ता है। खून बह रहा था, आंखें धुंधली हो चुकी थी और तब उसका डेली मिशन कंप्लीट होने का टाइम खत्म हो जाता है। टाइम खत्म होते ही सिस्टम उसे तुरंत पेनल्टी जोन में भेज देता है। यह देखकर जिन्वू सोचता है कि शुक्र है किस्मत आज मेरी साइड में है। अब वो वहाँ अपने स्टेमिना को रिगेन करता है, अपनी चोट को भरने की कोशिश करता है, लेकिन पेनल्टी जोन भी कोई आसान जगह नहीं थी। यहाँ विशालकाय मॉन्स्टर उस पर टूट पड़े थे। जिन्वू को न सिर्फ बचना था बल्कि सरवाइव भी करना था। इधर रात के समय जिन्हा जब नींद से उठी तो वह घर में जिन्वू को न देखकर घबरा जाती है। वही जिन्वू अब उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसका लेवल बढ़ता है, उसकी हेल्थ फुल हो जाती है। अब वो तैयार है अपना मिशन खत्म करने के लिए। वह नए हथियार खरीदता है, अपनी स्किल
स्किल्स को अपग्रेड करता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके फिर से डंगोन में लौटता है। दूसरी तरफ चाहिन और चोई जेजू आइलैंड की रेड पर निकल चुके थे। चोई चाहे इन को साथ लाने के लिए धन्यवाद करता है, क्योंकि अब चाहे इन एक शक्तिशाली एस रैंक की हंटर बन चुकी है, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब चमकती हुई चीज दिखाई देती है जिनसे उन्हें खतरे का एहसास होता है। इधर जिन्बू अपने नए हथियारों से दोगुना ताकत के साथ सभी सैनिकों को चीरता चला जाता है। तभी उनकी नजर उन जादूगरों पर जाती है जो इन सैनिकों को लगातार बुला रहे थे। जिन्नू समझ जाता है अगर जादूगर नहीं मरे तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अब वो सीधा उन जादूगरों पर निशाना बनाता है। एक एक करके वो सभी को खत्म कर देता है, लेकिन 3 जादूगर बच जाते हैं और वो फिर मिलकर बुलाते हैं एक विशालकाय गोलम को। अब जिन्बू को एक 7 गोलम और 3 जादूगरों से लड़ना होता है, मगर जिन्बू हार नहीं मानता। सबसे पहले वो तीनों जादूगरों को खत्म करता है, फिर पूरे दम के साथ उस गोलम को भी ध्वस्त कर देता है और इसी के साथ जिन्बू का जॉब चैलेंज मिशन पूरा हो जाता है। अब सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है, एक ऐसी पावर जिससे वो मरे हुए दुश्मनों की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब जिन्बू को समझ आता है कि वो अपनी खुद की एक शैडो आर्मी बना सकता। जिन्बू सबसे पहले सिस्टम में अराइज कमांड बोलता है और देखते ही देखते सारे मरे हुए सैनिक की शैडो उसके सामने घुटने पर झुकती है। अब जिन्बू की आर्मी तैयार थी। फिर उसकी नजर जाती है एग्रोस की डेड बॉडी पर। जिन्बू सोचता है कि अगर इसकी भी शैडो मेरी आर्मी में आ जाएगी तो क्या बात होगी, लेकिन एग्रोस की शैडो का एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं था। पहली बार कोशिश फेल, दूसरी बार कोशिश फेल। अब जिन्बू के पास बस आखिरी मौका बचा था। वह समझ जाता है कि एग्रोस खुद रुक रहा है, क्योंकि वो इस तख्त का रक्षक था और अपने राजा का इंतजार कर रहा था। जिन्बू उसकी तरफ देखता है और बोलता है, जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो वो कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसके लिए तुम वफादार रहो तो मैं तुम्हारा नया राजा हूँ। और फिर जिन्बू पूरे आत्मविश्वास से कहता है, अराइज। एग्रोस की शैडो धीरे धीरे बाहर आ जाती है और इस बार वो झुक जाती है। एग्रोस एक वफादार शैडो वॉरियर बनकर जिन्बू की आर्मी में शामिल हो जाता है। अब जिन्बू की शैडो आर्मी उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार थी और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि उन हंटर्स जो कि जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। वो समंदर के नीचे वही मॉन्स्टर दिख रहे थे जो पहले हार चुके थे, मगर अब वो और भी शक्तिशाली हो चुका है, जो साफ इशारा है असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग सीजन 1 की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कहानी ने जोश दिलाया हो, एक नई ऊर्जा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं एक नए धमाकेदार एनीमे, एक नई कहानी और फिर से एक नई दुनिया का सफर। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, ये तो बस शुरुआत है, अब कहानी बनेगी लेजेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय एनीमे।